प्रैक्टिकल भारत में आप सभी का स्वागत है। सरकारी नौकरी और उसके साथ काम ना करने का नशा और काम ना करके ज़्यादा पैसे कमाने का नशा, ये जो दोनों नशा है ना, ये आपके जो अफीम, चरस, गांजा, भांग, वाइट पाउडर, ब्लैक पाउडर, इन सब से कहीं ज़्यादा है। बट अनफॉर्चुनेटली इस नशा को जो करता है ना, उसको नुकसान नहीं होता, इसका नुकसान होता है कॉमन मैन को, पब्लिक को। और इसी का एक एग्जाम्पल है, रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया मनु एकेडमी वाले प्लेटफॉर्म पे, कि आपका जो GSECL का जेई का एग्ज़ाम है, आपके GPSC AE के एग्ज़ाम से कोइंसाइड कर रहा है। देखो, मैटर ये नहीं है कि कोइंसाइड कर रहा है, मैटर ये है कि जिसको ये ड्यूटी दिया गया रहा होगा ना कि आपको ये एग्ज़ाम शेड्यूल करना है, उसको ये बेसिकली गाइडलाइन भी दिया जाता है कि आपको देख लेना है कि इस दिन कोई दूसरा एग्ज़ाम तो नहीं है, या कौन से एग्ज़ाम है, हम इस दिन एग्ज़ाम्स रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। ये सारी गाइडलाइंस होती हैं प्रॉपरली, पर उस गाइडलाइन को फॉलो करे कौन? जो भाई साहब को ये गाइडलाइन फॉलो करना था और टाइम टेबल बनाना था, उनके दिमाग में तो ये है कि मैं तो कर रहा हूँ सरकारी नौकरी और मैं काम करने के लिए थोड़ा नहीं बनाऊँ। फिर भाई साहब ने जो मर्जी किया, टाइम टेबल में जो भी डेट मन में आया डाल दिया, दे दिया, चाहे वो क्लैश करे या ना करे। चलो प्रॉब्लम नहीं है, हम ये भी मान के चल सकते हैं कि गलती हो गई, और गलती किसी से भी हो जाती है, पर जब गलती आपको पता चलती है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। और सरकारी आदमी गलती करे और प्राइवेट आदमी गलती करे, इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अगर सरकारी वाला गलती करेगा तो उससे जस्टिफिकेशन कौन मांगेगा? जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा तो वो भी जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वाला भी गलती कर रहा है, उसके ऊपर वाला भी गलती कर रहा है। और मैक्सिमम टाइम में ये होता है कि ये जो टाइम टेबल बनाना होता है ना, ये बनाना होता है किसी सीनियर ऑफिशियल को, बट उन भाई साहब के पास तो टाइम नहीं है, वो तो काम कर करके सीनियर बन गए हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने जूनियर वाले को पकड़ा देंगे कि ये काम है, ये तुम करके दे देना। अब जूनियर वाला या तो मजबूरी में वो काम कर रहा होगा, या तो बटरिंग करने के लिए कर रहा होगा कि चलो मेरा रिव्यू अच्छा जाएगा, साहब के कांटेक्ट में रहूँगा। अब चूंकि इस टाइप की हम बातें कर रहे हैं तो एक स्टोरी भी आपको बताता हूँ। 2 to 3 मंथ बैक मुझे एक मैसेज आता है कश्मीर से। आदमी बोलता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ सर, इस डिपार्टमेंट में हूँ और मुझे रोस्टर बनाने के लिए दिया गया, हमारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आ रही है, रोस्टर बनाने के लिए दिया गया है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रोस्टर मैं बनाऊँ कैसे। फिर मैंने YouTube पे देखा तो आपकी वीडियो मिली, तो वहाँ से कुछ मुझे समझ में आया है, पर आपने 32 या 36 सीट तक ही बताया है और हमारे यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 100 के आसपास है। अब मुझे आगे का प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से सीट डिस्ट्रीब्यूट करूँ, तो अगर आप मेरा हेल्प कर देते तो हो जाता। मैंने कहा कि ठीक है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, बट रोस्टर बनाने के लिए पीछे का जो डाटा है वो भी चाहिए होता है, और आपके स्टेट का रिजर्वेशन सिस्टम क्या है, क्योंकि हर स्टेट का अलग होता है, वो भी चाहिए होता है। तो उसने मुझे बताया कि हाँ, जो स्टेट का रिजर्वेशन सिस्टम है वो तो ये है, बट पीछे का जो डाटा है कि कितनी वैकेंसी आई थी, उसमें से किसको कितना अलॉट किया गया था, वो डाटा मेरे पास नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आप अपने ऑफिशियल में पूछ के बता देना मुझे, कल फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से बनाना है। तो उसने फिर कल मुझे मैसेज किया कि सर ये तो उनको भी नहीं पता है कि लास्ट टाइम कब वैकेंसी आई थी, कितने लोगों को अलॉट किया गया। क्या उनको नहीं पता था? नहीं, बिल्कुल पता होता है, सब कुछ पता होता है, रिकॉर्ड बना के रखा गया रहता है, पर कोई जॉब करने के लिए तैयार नहीं है। वो ढूंढना कि कहाँ पे आज के 5 साल या 10 साल पहले वैकेंसी आई थी, किसको कितना दिया गया था, ये सब कौन देगा? और उस समय कोई ऑफिसर और था, अब कोई और है, कौन जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा इस बात की? फिर मैंने कहा कि आप ऐसे कैसे बनाओगे जब आपके पास डाटा ही नहीं है पिछली बार का, क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस चेंज जैसे बनता है कि पिछली बार कितनी सीटें थी, कहाँ तक खत्म हुआ था, किसको किसको कितनी सीटें दिया गया था, उसके बाद से इसका एडिशन स्टार्ट होता है कि किससे सीट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि पिछली बार का किसी का बैकलॉग तो नहीं है, उसको भी ऐड करना होता है, और जो आपकी सीटें हैं, जो आपकी अभी वैकेंसी आने वाली है, इसमें से कोई बैकलॉग की ना हो, ये सारी चीज़ें तो चाहिए, तभी करेक्टली बनेगा। अदरवाइज तो फिर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाएगा, किसी को कम मिलेगी, किसी को ज़्यादा मिलेगी। फिर मैंने कहा कि अगर आपको बनाने नहीं आता है तो आपको क्यों दिया गया? आपने कहा नहीं कि आपको बनाने नहीं आता। उन्होंने कहा कि सर ये एग्जैक्टली मुझे नहीं दिया गया था, मेरे सीनियर किसी को दिया गया था और उन्होंने मुझे दे दिया कि ये बना के 2 दिन में मुझे चाहिए। अब आप सोच के देखो कि वो आदमी जनरल की मान लो 5 सीट है, 10 सीट है, 20 सीट है, उसमें से जनरल को 2-3 सीट कम दे देता है या 2-3 सीट ज़्यादा दे देता है, किसी कैटेगरी को 2-3 सीट कम या ज़्यादा दे देता है, क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कोई रिस्पॉन्सिबल है उसको रिव्यू करने के लिए कि ये चीज़ें सही बनी हैं, गलत बनी है? कोई देखने वाला है? नहीं। मतलब बन गया, राम भरोसे चल रहा है, जिसको जितना मिलना था मिल गया, जिसको जितना करना था कर दिया। मतलब ये है हमारा सरकारी सिस्टम।
एक बार जब आप जो ऑफिशियल्स हैं, अगर आप उनसे कभी बात करो कि किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, रूल्स बने हुए हैं, कोई फॉलो कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, मतलब कुछ भी। और ये ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं ये उनके दिमाग में ही चल रहा है। अगर हम और आप एकदम से अनबायस होकर सोचें अपने बारे में, मेरे और आपके बारे में सोचें, तो हम लोग भी जिस जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, जो कोई भी अगर फेयरली आप सोचना, अपने बारे में भी सोचना आप, तो जॉब सेलेक्ट करते टाइम दिमाग में ये चल रहा होता कि इस जॉब में कितना पैसा मिलेगा, कितना पावर मिलेगा, बाहर से कितना पैसा ले सकते हैं। भाई मुझसे तो पब्लिकली लोग यूट्यूब पे मैसेज करके पूछते हैं कि बताओ इसमें कितना पैसे की कमाई हो जाएगी, पर्सनल मैसेज करके पूछते हैं कि इसमें कमीशन कितना आता है, ब्लैक मनी कितना आती है, विटामिन एम कितना आता है। कभी कभी सुन के अच्छा भी लगता है कि यार चलो ठीक है, जो हमारे दिमाग में एटलीस्ट आपके पास इतना डेयर तो है कि आप बाहर कह रहे हो, नहीं तो फिर लिपापोती करने वाले भी बहुत है, अच्छी अच्छी बातें करने वाले भी बहुत है। नहीं तो देख लो हमारे जो IAS IPS टॉपर्स हैं, मतलब इनका स्पीच सुनो आप, ये तो कहते हैं कि बस भारत बदलने आए हैं, अगर आपने ऐसा सोच लिया कि आप करप्शन करोगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, यहाँ पे तो आपका मोटिव बस एक ही होना चाहिए कि आप देश सेवा के लिए आए हैं, अगर आपका मोटिव ऐसा होगा तभी सिलेक्शन होगा। और पता नहीं इतना सारे देश सेवा करने आते हैं फिर बाद में अपनी सेवा करने लगते हैं, और ये सबका हाल है भाई। मतलब आप ये समझ लो ना कि ये क्राइटेरिया बन गया है। अब इसका रीजन क्या है उसका डिस्कशन तो नहीं करने वाला, बट ये क्राइटेरिया सा बन गया है कि जब गवर्नमेंट जॉब लोग सेलेक्ट करते हैं तो एक क्राइटेरिया बना के चलते हैं कि किस में कहाँ पैसा मिलेगा, किस में कितना ब्लैक मनी मिलेगी, पावर किस में ज़्यादा मिलेगा। और ये किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है भाई, ये किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कोई हो सकता है एक दो ऑनेस्ट, हज़ारों में, मैं 100 में नहीं कह रहा हूँ, हज़ारों में कह रहा हूँ कि कोई एक दो आदमी हो सकता है ऑनेस्ट जिसको इन सब चीज़ों से मतलब ना हो, बट मैक्सिमम लोगों की यही क्राइटेरिया होती है। हमारा सिस्टम यही बन गया है। बस हम अब ये ढूंढ रहे हैं कि करप्शन में कम करप्शन कहाँ पे है, और हमारा लेवल अब इतना नीचे आ गया है कि अगर पैसे लेके हमारा कोई काम कर दे तो हम उसको ईमानदार कहते हैं, अगर पैसे लेके काम ना करे तब हम उसको बेईमान कहते हैं। पैसे लेके काम करे तो हम कहते हैं भाई बहुत अच्छा आदमी था, पैसा तो लिया बट काम कर दिया। मतलब इस लेवल तक हम आ गए हैं। लेट्स सी कि और कहाँ तक जाते हैं।